मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे आणविक संयोजन की मात्रा की गणना। आणविक संयोजन की मात्रा की गणना, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल। आप लोग को याद होगा आणविक संयोजन के बारे में पिछले क्लास लेक्चर में बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक अणु आपस में संयोजित होकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रम को आणविक संयोजन कहते हैं। और आणविक संयोजन में घुलने के अणुओं की संख्या में कमी हो जाती है और उसके आणविक द्रव्यमान में, अणु भार में, मोलर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझ में अच्छी तरह आएगा। आणविक संयोजन की मात्रा की गणना, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स जो आपके कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करें। माना कि ए प्रकार का अणु है जिसको कि हम किसी घोलक में मिला लें और ये डाइमर बनाने वाला है। ध्यान दिया जाए, आज का टॉपिक बेहद समझने लायक है। तो दो दो अणु जुटकर A2 बनाएंगे। अगर ट्राइमर बनाने वाला होता तो ये A3 बनाता, अगर यही टेट्रामर बनाने वाला होता तो A4 बनाता। अगर हम इसका 10 अणु लेंगे, घोल में मिलाएंगे, घोलक में डालेंगे, इसके 10 अणु को घोलक में मिलाएंगे तो संयोजन के बाद इसके अणुओं की संख्या हो जाएगी, हर दो दो अणु जुड़ जाएगा तो A2 प्रकार के अणु कितने बनेंगे? 5। उसी तरह से यहां अगर सपोज दैट 9 अणु को जल में मिलाया जाए तो 3-3 अणु आपस में संयोजित होगा यहां, तो निश्चित तौर पर ये 3 A3 प्रकार के अणु का निर्माण करेगा। और अगर 20 A के अणु को मिलाया जा रहा है और टेट्रामर बनाने वाला है तो यहां संयोजन जब होगा तो A4 प्रकार के 5 अणु मिलेंगे। ये बात आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अब हम जो चीज बताने जा रहे हैं कुछ ज्यादा ध्यान देने लायक है। अब यहाँ क्या था कि 10 अणु हम लिए और 10 अणु टोटल संयोजन में भाग लिया तो 5 बना A2। यहाँ टोटल 9 लिए तो टोटल 9 का अणु भाग लिया तो बना 3। अब आपको बताना है कि 10 अणु भाग, यहाँ 10 अणु को मिलाया जा रहा है घोलक में, लेकिन 10 में से 6 ही अणु संयोजन में भाग ले रहा है तो A2 प्रकार का कितना अणु बनेगा? तो जितना संयोजन में भाग लेगा उतना के हिसाब से बनेगा, यानी 3। तो 3 A2 प्रकार का अणु संयोजन में भाग लेने के दौरान बना। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि घुलने का कुल अणु हमारे पास कितना है। तो इसमें से बचा 4 और नया A2 टाइप का बना 3, तो टोटल घुलने के अणुओं की संख्या हुई 7। इसी बात को फिर से समझिए इस पर ट्राई पर। अगर सपोज दैट हम इसका 10 अणु लेते हैं और अभी संयोजन नहीं हुआ है और संयोजन में इसके केवल 6 अणु भाग ले रहे हैं, तो 6 अणु भाग ले रहे हैं तो 6 अणु के हिसाब से ट्राइमर जो बनेगा वो कितना बनेगा? सिर्फ 2। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि कुल घुलने के अणु अभी कितने हैं। तो इसमें से बचा 4 और नया बना 2, ये नया 2 A3 टाइप का घुलने हैं, तो टोटल कितना हुआ? 6। इसी बात को लास्ट बार अब इस पर समझिए। यहां टेट्रामर बना रहा है तो 10 हम अणु घुलने का मिलाए, अभी संयोजन नहीं हुआ है
जब संयोजन होने चला तो इसका 8 अणु संयोजन में भाग ले रहा है, सपोज दैट। तो 8 के हिसाब से हर 4 अणु संयोजित होगा, तो A4 टाइप का केवल 2 अणु बनेगा। तो यहाँ घुलने का कितना बच गया? 2, और नया बना कितना? 2। तो टोटल घुलने के अणुओं की संख्या कितनी हुई? 4। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जब आणविक संयोजन होता है तो ये जरूरी नहीं है कि सभी अणु संयोजन में भाग ले ही ले। तो संयोजन के बाद भी कुछ घुलने के अणु बचे रहते हैं, जिसका कैलकुलेशन करने के लिए हमने सिखाया। अब ये टॉपिक बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे, ध्यान दिया जाए। अब बताइए, ए घुलने का अणु है जिसका n अणु, 2 अणु 3 अणु नहीं, n अणु आपस में संयोजित होता है। तो ये n प्रकार का बनेगा। अगर 2 तो A2, 3 अणु तो A3, 4 अणु तो A4। तो हम नहीं जानते हैं कि कितना अणु संयोजित होता है, इसलिए हमने क्या मान लिया? n। तो यहाँ प्रारंभिक घुलने के मोल की संख्या है 1, और अभी एक संयोजन हुआ नहीं है। तो जब संयोजन हो रहा है तो मात्र 1 में से अल्फा मोल ही घुलने का भाग ले रहा है। तो अगर ये डाइमर बनाएगा तो यहाँ अल्फा बाई 2 हो जाता, ट्राइमर बनाता तो अल्फा बाई 3 हो जाता। लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या बना रहा है, तो ये जितना अणु संयोजित हो रहा है उतना से भाग दे देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि घुलने का कितना अणु आपके पास बचा। तो ये घुलने का बचा हुआ, और साथ में नया बना हुआ घुलने भी है एन टाइप का, अल्फा बाई n। तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये है आणविक संयोजन के बाद घुलने के कुल मोल की संख्या। तो आणविक संयोजन के बाद ये घुलने के कुल मोल की संख्या है, और आणविक संयोजन के पूर्व घुलने के कुल मोल की संख्या 1 थी। तो अब आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझने के लायक हो चुके हैं। अब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा आणविक संयोजन की मात्रा की गणना। माना कि घुलने एक n अणु संयोजित होकर एक प्रकार के बृहद रासायनिक समूह का निर्माण करते हैं। तो आणविक संयोजन के पूर्व ये एक का ही भाग ले रहा है। तो आणविक संयोजन के पूर्व घुलने के कुल मोल की संख्या 1 है। अभी संयोजन हुआ नहीं है, इसलिए n बना नहीं है। आणविक संयोजन के बाद घुलने के कुल मोल की संख्या 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा बाई n। एक बार फिर से बता दें कि यहाँ डाइमर बना था तो अल्फा बाई 2, ट्राइमर बना था तो अल्फा बाई 3, टेट्रामर बना था अल्फा बाई 4। हमें नहीं पता है तो अल्फा बाई n। अब आणविक संयोजन के बाद घुलने के कुल मोल की संख्या, इसमें से बचा हुआ कितना है? 1 माइनस अल्फा, और नया बना हुआ कितना है? अल्फा बाई n। तो घुलने के कुल मोल की संख्या। अब यहाँ हमने क्या किया कि इसको और इसको एक साथ लिया, तो ये कॉमन करने के बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वैसे ही हो जाएगा, और फिर इसमें से अल्फा कॉमन कर लिए, तो ये इतना आया आणविक संयोजन के बाद घुलने के कुल मोल की संख्या। और पिछली क्लास में वोल्ट गुणक की परिभाषा के अनुसार वोल्ट गुणक का मान निकालने के लिए एक फार्मूला बताया गया था। आणविक संयोजन या वियोजन के बाद घुलने के कुल मोल की संख्या अपॉन आणविक संयोजन या आणविक संयोजन के बाद घुलने के कुल मोल की संख्या अपॉन आणविक संयोजन के पूर्व घुलने के कुल मोल की संख्या। तो आणविक संयोजन के बाद के घुलने के कुल मोल की संख्या ये रहा, और पूर्व तो पहले कौन था? 1। अब उसके बाद हम क्या किए, ये पूरा वैसे ही इसलिए अब ये पूरा माइनस में है, ये इधर आएगा i की तरफ और i इधर आएगा, ये पूरा इधर आएगा और ये इधर आएगा। आने से क्या होगा कि ये माइनस में हो जाएगा i, और ये जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? आणविक संयोजन की मात्रा की गणना, और आणविक संयोजन की मात्रा को अल्फा द्वारा सूचित करते हैं। तो यही अल्फा आणविक संयोजन की मात्रा है। तो अल्फा यही रह गया, ये मल्टीप्लाई में चला गया और ये डिवाइड में, और इस तरह हमें आणविक संयोजन की मात्रा की गणना कंप्लीट हुई। और अब
यानी हमने कर लिया। और अब देखते हैं आणविक वियोजन की मात्रा की गणना। एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से जिस संरचना में आणविक संयोजन के लिए कॉन्सेप्ट पहले बताए, एग्जांपल बताए, वैसे ही यहाँ प्रारंभ किया जाएगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखा जाए आणविक वियोजन को स्टार्ट करने से पहले सपोज दैट आपको पहले आणविक वियोजन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाना होगा। आणविक वियोजन में क्या होता है? तो आणविक वियोजन में जब दोनों घुल्ले मतलब कि जब कोई घुल्ले को किसी घोलक में मिलाते हैं तो वो अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। तो यहां अगर एक अणु को हम घुल्ले के अणु को मिला रहे हैं एक घुल्ले के अणु को मिला रहे हैं और वो दो अवयवी आयनों में वियोजित होता है, तो अगर 10 अणु को मिलाएंगे तो 20 अवयवी आयन हो जाएगा। अगर 3 आयन का प्रोडक्शन करता है कोई घुल्ले का अणु तो 10 मिलाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये बात समझने लायक है। अब इसको जरा सा एग्जांपल से समझिए। NaCl को अगर जल में घोल रहे हैं तो Na+Cl-। अब अगर हम यहाँ BaCl2 को घोल रहे हैं तो Ba++ 2Cl-। तो इसमें समझना क्या है कि एक अणु टूटकर 2 आयन, यहाँ एक अणु टूटकर 3 आयन बना रहा है। तो यहां अगर इसका 10 अणु होगा तो इसका कितना हो जाएगा? 20। तो ये 2 आयन बनाने वाला घुल्ले है, ये 3 आयन का निर्माण करने वाला घुल्ले है। उसी तरह हमने मान लिया कि A एक घुल्ले है जो वियोजित होकर N आयन का निर्माण करता है, यानी N अवयव का निर्माण करता है। तो हमें पता नहीं है कि अगर 2 तो यह 2 आयन का निर्माण करता है कि 3। अगर 2 पता होता तो 2x लिखते हैं, अगर 3 पता होता तो 3x लिखते हैं। हमें पता नहीं है इसलिए क्या लिख रहे हैं? x। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम आणविक वियोजन के पूर्व घुल्ले के कुल मोल की संख्या 1 लिए और इसमें केवल अल्फा ही भाग ले रहा है, अल्फा मोल, तो निश्चित तौर पर यहां समझने लायक बात है कि अगर यहां 2x होता 2 अवयव तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होता। अगर यहां 3 अवयव बनता तो 3 से मल्टीप्लाई होता। n अवयव का निर्माण हो रहा है तो ये n से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात समझने लायक है। जैसे आप इसको ध्यान से यहीं पर फिर से क्लियर कर ले। NaCl का 10 अणु है और अभी वियोजन नहीं हुआ है। अगर 10 में से 5 अणु वियोजन में भाग ले रहे हैं, 5, तो हर एक अणु 2 आयन का निर्माण करेगा। तो इसका भी 5 बनेगा, इसका भी 5, यानी कितना हुआ? 10। तो हम आपसे पूछें कि घुल्ले का कुल अणु कितना बचा है? तो 5 इसमें से और 5 नया बना, यानी 10 नया बना, यानी 2 अवयव। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां एक बार शुरू से समझाते हुए लेकर चल रहे हैं कि माना कि A को घोलक में मिलाया जाता है, घुल्ले A को, और ये N अवयव में वियोजित होता है। तो आणविक वियोजन के पूर्व घुल्ले के कुल मोल की संख्या इसकी 1 है। अभी वियोजन नहीं हुआ है। वियोजन के बाद आणविक वियोजन के बाद घुल्ले के कुल मोल की संख्या 1 - N। और अब हम यहीं पर आणविक वियोजन के बाद घुल्ले के कुल मोल की संख्या का ओरिजिनल वैल्यू जानना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? इसमें बचा हुआ कितना है? 1 - अल्फा, जस्ट लाइक इसी की तरह। और नया बना हुआ कितना है? तो n अल्फा। अब इसमें से हम क्या करेंगे? अल्फा कॉमन करेंगे। तो पहले इसको लिख देते हैं एक साथ। अब इसको हम जैसे ही कॉमन करेंगे अल्फा,
तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस n अल्फा कॉमन। और अब वर्थ ऑफ गुणक की परिभाषा के अनुसार क्या, तो I बराबर, अब क्या आ जाएगा, आणविक वियोजन के बाद, आणविक वियोजन के बाद आणविक वियोजन के बाद घुल के कुल मोल की संख्या अपॉन आणविक वियोजन के पूर्व मूल्य के कुल मोल की संख्या तो यहां आणविक वियोजन के बाद कितना है, 1 माइनस n अल्फा, और पूर्व कितना था 1। अब यहीं पर I इक्वल 1 माइनस n अल्फा, अब ये पूरा इधर आएगा और I इधर आएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस n अल्फा और 1 माइनस I, और इस तरफ फाइनल वैल्यू अल्फा का मिला 1 माइनस I और 1 माइनस n, ये है अल्फा आणविक वियोजन की मात्रा, और यहां अल्फा क्या है, तो यहां अल्फा आणविक संयोजन की मात्रा। तो ये था आपका आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझने लायक था आज का। थैंक यू।